नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आर्थिक शिक्षा विजन में। आज के सेशन में बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक टॉपिक के बारे में, किशोर अवस्था के बारे में। बाल विकास से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है किशोर अवस्था। आज के इस सेशन में देखेंगे किशोर अवस्था से संबंधित प्रमुख उपनाम कौन कौन से हैं, या किशोर अवस्था को अन्य किस नामों से जाना जाता है। इससे प्रश्न कौन कौन से बनते हैं उपनाम अन्य नाम से संबंधित। किशोर अवस्था से संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी, कथन कौन कौन से जो सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर चर्चा करेंगे। किशोर अवस्था में बालक और बालिका में कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं उस पर चर्चा करेंगे। मानसिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं किशोर अवस्था के अंदर, उस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं किशोर अवस्था के उपनाम या अन्य नाम कौन कौन से हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किशोर अवस्था का जो समय पीरियड है वो क्या है। टाइम पीरियड वो जो है वो 18 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष तक है। किशोर अवस्था की जो समय की बात करें तो 12 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक का जो समय है किशोर अवस्था के अंतर्गत आता है। अब इसी समय को अलग अलग विद्वानों ने, मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग टाइप से उत्तर किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था और प्रारंभिक किशोर अवस्था में बांट रखा है। अब देखते हैं प्रमुख कुछ उपनाम या अन्य नाम जो किशोर अवस्था से संबंधित पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है वो है जीवन का अनोखा काल। किशोर अवस्था को जो है जीवन का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सर्वाधिक परिवर्तन जो होते हैं वो शैशव अवस्था में होते हैं। उसके बाद अगर कोई परिवर्तनों की जो गति होती है वो किशोर अवस्था में तेज होती है। और ये जो समय होता है स्वर्ण काल, किशोर का, किशोरी का, वो सबसे उनके जीवन का स्वर्णिम काल होता है, इसलिए इसको स्वर्ण काल कहा जाता है। दूसरा है जीवन का बसंत काल कहा जाता है इसको, स्वर्ण काल और इसको बसंत काल भी कहा जाता है किशोर अवस्था को। तीसरा है आदर्श मानने की अवस्था का काल भी कहा जाता है। इसमें क्या है, किशोर जो होता है लगभग 18 से 12 वर्ष क्रॉस कर चुका होता है, तो उसको सोचने समझने की शक्ति का विकास होने लगता है। तो इस समय वो अपने में किसी को भी उसको जो अच्छा लगता है उसको आदर्श मानने लग जाता है। अगर उसको खेल में रुचि है तो वो जिस खेल में उसको रुचि है उससे संबंधित जो व्यक्ति होते हैं जिन्होंने उसमें अच्छा कार्य किया होता है उसको आदर्श मानने लग जाते हैं। उसकी जैसी संगत होती है उसके हिसाब से वो किसी न किसी को अपना एक आदर्श मानने लग जाता है। पढ़ाई में जो अच्छा होता है वो पढ़ाई से संबंधित सब्जेक्ट के अनुसार आदर्श मानने लगता है। खेल में रुचि रखने वाला खेल में, नृत्य गायन में, कला में रुचि रखने वाला, उससे संबंधित फील्ड का जो भी व्यक्ति होता है उसको अपना आदर्श मानने लग जाता है, आदर्श मानने की अवस्था। चौथा है सेवा काल। टीन एज किशोर अवस्था में जो है किशोर किशोरी जो है सेवा काल, सेवा काल से तात्पर्य हुआ कि किसी भी प्रकार की मदद हो, सेवा हो, कार्य हो, उसमें अग्रिम आगे रहते हैं, सबसे आगे रहते हैं। किसी प्रकार का कुछ सामाजिक कार्य होता है जहाँ लगता है सेवा देनी पड़ेगी, मदद करनी पड़ेगी, वहाँ सबसे आगे रहते हैं, तो इसको सेवा काल भी कहा जाता है। पांचवा है नया जन्म का काल। इसको नया जन्म का काल इसलिए क्योंकि पूरा जो परिपक्वता आ जाती है इसके अंदर, किशोर अवस्था में परिपक्वता आने लगती है। तो उसके हिसाब से नया जन्म काल भी कहा जाता है इसको। नया सोचने की, घर परिवार से अब मित्र मंडली में ज्यादा उसका आना जाना होता है, वातावरण बाहर का देखने लग जाता है, तो इसे नया जन्म काल कहता है। जिस साइड उससे मुड़ना होगा वहां उसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है किशोर अवस्था से, तो इसको नया जन्म काल भी कहता है। जीवन का परिपक्वता काल, इस अवस्था तक आते आते जीवन में परिपक्वता आने लगती है, तो इसको परिपक्वता काल भी कहते हैं। परिवर्तन का काल, सर्वाधिक परिवर्तन या तो शैशव अवस्था में होते हैं, उसके बाद किशोर अवस्था में होते हैं। यहाँ जो परिवर्तन होते हैं वो उसके आगे आने वाले समय के अनुसार ढलता है। वो यहाँ दिखाई परिवर्तन उसके आगे आने वाली जिंदगी को निर्भर करते हैं, तो परिवर्तन का काल भी कहा जाता है। घनिष्ठ मित्रता काल भी कहा जाता है इसको। इस समय बालक बालिका जो होती है, ये बालक जो होता है, बालिका जो होती है, वो घनिष्ठ मित्रता का काल लगता है इसमें, मतलब अपने मित्रता के प्रति हमेशा परिपक्व रहते हैं, मित्रता निभाने की कोशिश करते हैं भले कैसी भी समय और परिस्थिति हो। फिर है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन यानी जो चीज सामने नहीं है, मूर्त नहीं है, उस पर भी अब चिंतन करने लग जाता है। जो घटना या जो चीज उनके सामने नहीं है उस पर भी अब चिंतन देने लग जाता है, तर्क देने लग जाता है, तो अमूर्त चिंतन का काल भी कहा जाता है। 10वां है अस्मिता का भाव। अब अपनी अस्मिता या इज्जत की बात जो होती है उससे संबंधित हो गया, अपना भाव रखने लगता है, अपनी इज्जत के बारे में सोचने लग जाते हैं, तो अस्मिता का भाव नहीं लगता है। तो किशोर अवस्था के जो प्रमुख उपनाम है उसमें जीवन का स्वर्णकाल कहा जाता है इसे, जीवन का बसंत काल भी कहा जाता है, आदर्श मानने की जो अवस्था है उससे कहा जाता है सेवा काल, नया जन्म का काल, जीवन का परिपक्वता काल, परिवर्तन का काल, घनिष्ठ मित्रता का काल भी कहा जाता है, अमूर्त चिंतन का काल भी कहा जाता है, अस्मिता का भाव आने लग जाता है तो ये भी कहा जाता है इसको। ये थे प्रमुख प्रमुख किशोर अवस्था से संबंधित अन्य नाम उपनाम। अब बात करते हैं प्रमुख कथन और परिभाषाओं के बारे में जो किशोर अवस्था से संबंधित है, और शिक्षा मनोविज्ञान का जहाँ भी पेपर होता है वहाँ पे जरूर पूछी जाती है परिभाषा, ये कथन सीधे के सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैनली हॉल ने। उन्होंने क्या कहा, किशोर अवस्था जो है संवेग, आवेश और आवेगों के कारण संघर्ष और तूफानों की अवस्था है। किशोर अवस्था जो है संवेग व आवेशों के कारण संघर्ष और तूफानों की अवस्था है, ये किसने कहा है, स्टैनली हॉल ने। तो किशोर अवस्था को संघर्ष और तूफान किसने बताया है,
किशोर अवस्था बराबर संघर्ष व तूफान, ये किसने बताया? ये बताया स्टैनली हॉल ने। तो परिभाषा का जो कीवर्ड है वो है किशोर अवस्था बराबर संघर्ष और तूफान, ये किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने। जिस भी कथन या परिभाषा में किशोर अवस्था संबंधित होगी, अगर उसमें संघर्ष और तूफानों की बात की गई है, संघर्ष की बात की गई है, तूफानों की अवस्थाओं की बात की गई है, ऐसे शब्द काम में लिए गए और किशोर अवस्था से उसे डेफिनेट किया गया, तो वो परिभाषा स्टैनली हॉल की होगी। दूसरा है कॉल्सनिक। कॉल्सनिक क्या कहते हैं? किशोर अवस्था के लोग प्रोडो को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं क्योंकि वो उन्हें लक्ष्य प्राप्ति से रोकते हैं। तो किशोर अवस्था बराबर प्रोड, प्रोडो की अवस्था या प्रोडो को मार्ग की बाधा समझना, ये परिभाषा किसने दी? कॉल्सनिक। मतलब कॉल्सनिक कहना चाहते हैं कि किशोर अवस्था के जो बालक बालिक किशोर किशोरी होते हैं, वो अपने से जो बड़े होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, उनको अपने मार्ग की बाधा समझते हैं क्योंकि वो उनको हर चीज में टोका टोकी करते हैं, हर चीज में राय देते हैं। तो उनको लगता है कि अब हम बड़े हो गए, हम अपने हिसाब से चल सकते हैं, हमारे निर्णय हम खुद ले सकते हैं। लेकिन उनके निर्णय में जब प्रौढ़ों का हस्तक्षेप होने लगता है तो वो उसको अपने मार्ग की बाधा समझने लग जाते हैं। तो कॉल्सनिक ने क्या है? प्रौढ़ों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। तो किशोर अवस्था की अगर बात हो परिभाषा कथन की, और उसमें प्रोडो का प्रौढ़ से संबंधित आए और वो किशोर किशोर के लिए बाधा उत्पन्न करें, तो इस टाइप की जो परिभाषा है वो पॉल सनी ने दी है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो कहते हैं कि किशोर अवस्था वर्तमान की शक्ति एवं भविष्य की आशा है। तो वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा बराबर किशोर अवस्था, ये परिभाषा किसने दी है? क्रो एंड क्रो। यानी वर्तमान में जो शक्ति है वो भविष्य की आशा है। अभी जो वर्तमान में जो ये कार्य करेंगे, जिस लाइन पे चलेंगे, वही उनके भविष्य की क्या बनेगी? आशा बनेगी, भविष्य का जीवन बनेगा। तो वर्तमान की शक्ति भविष्य की आशा बराबर किशोर अवस्था, ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। जीन पियाजे क्या कहते हैं? जीन पियाजे कहते हैं किशोर अवस्था महान आदर्शों व वास्तविकताओं से अनुकूलन का समय है। तो महान आदर्शों की जहाँ भी बात होगी किशोर अवस्था में, वो परिभाषा किसने दी है? वो दी है जीन पियाजे ने। तो एक बार वापस देखिए, स्टैनली हॉल ने किशोर अवस्था की परिभाषा में किन शब्द का प्रयोग किया? तूफान, संघर्ष, इनका प्रयोग किया। तो किशोर अवस्था बराबर संघर्ष और तूफान, तो ये किसकी हो गई? स्टैनली हॉल की। पॉल सनिक के अनुसार क्या है? प्रोडो को मार्ग की बाधा समझना किशोर अवस्था है। क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो कहते हैं वर्तमान की शक्ति भविष्य की आशा बराबर किशोर अवस्था, तो ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। जीन प्याजे क्या कहते हैं? महान आदर्श बराबर किशोर अवस्था, तो ये जीन प्याजे की परिभाषा हो गई। अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा और है। हेडो कमिटी ने क्या कहा है? हेडो कमेटी कहती है कि 11-12 वर्ष की अवस्था के बाद बालक बालिकाओं की नसों में ज्वार उठने लगता है, जिसे किशोर अवस्था के नाम से पुकारते हैं। समय रहते इनको सही दिशा दी जाए तो सफलता को प्राप्त करते हैं। ये परिभाषा किसने दी? हेडो कमेटी ने। तो जहाँ भी किशोर अवस्था की परिभाषा में 11-12 वर्ष, नसों में उठने वाला ज्वार आदि शब्दों का प्रयोग करके अगर कोई परिभाषा या कथन बनाया गया है किशोर अवस्था से संबंधित, वो परिभाषा किसकी है? हेडो कमेटी की है। कि 11-12 वर्ष की अवस्था में बालक बालिकाओं की नसों में जो ज्वार उत्पन्न होता है, उसको अगर सही दिशा दी जाए तो वो सफलता को प्राप्त करेंगे। यही किशोर अवस्था है। ये किसने कहा है? हेडो कमेटी ने कहा है। रॉस ने क्या कहा है? किशोर अवस्था के लोग सेवा के आदर्शों की स्थापना और पोषण करते हैं। सेवा से संबंधित बात अगर कोई कर रहा है किशोर अवस्था से, तो वो परिभाषा किसने दी है? वो दी है रॉस ने। सेवा बराबर किशोर अवस्था, किसने कहा है? रॉस ने कहा है। वैलेंटाइन क्या कहते हैं? अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। इस समय बालक के भटकने का समय ज़्यादा होता है, बालक भटकने का चांस ज़्यादा होता है, अपराध में जाने का भी चांस ज़्यादा होता है। सफलता के साथ साथ असफलता, अपराध का समय ज़्यादा होता है। अपराध से संबंधित अपराध की प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, ये किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा है। जॉन्स क्या कहते हैं? शैशव अवस्था की पुनरावृत्ति है। शैशव अवस्था को की पुनरावृत्ति यानी वापिस शैशव अवस्था में जो परिवर्तन होते थे, जैसे वो कि वो इसमें हो रहे थे, यानी वो परिवर्तन, वो पुनरावृत्ति है, वापिस शैशव अवस्था आ गई है, ऐसा लगता है। ये किसने कहा है? जॉन्स ने कहा है। तो हेडो कमेटी क्या कहती है? 11-12 वर्ष ज्वार, दसों में ज्वार उठना किशोर अवस्था है। रॉस क्या कहता है? सेवा, सेवा काल से संबंधित जो कार्य होते हैं वो सब किशोर अवस्था के लोग करते हैं। वैलेंटाइन अपराध प्रवृत्ति से संबंधित किशोर अवस्था को डेफिनेट किया। जॉन्स क्या कहते हैं? शैशवावस्था की पुनः स्थापना हुई है, पुनरावृत्ति हुई है, ये किसने कहा है? जॉन्स ने कहा था। ये कुछ थी प्रमुख परिभाषाएं और कथन जो किशोर अवस्था से संबंधित थे। अब बात करते हैं शारीरिक परिवर्तन के बारे में। किशोर अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? किशोर और किशोरी में, लड़का और लड़की में। तो लड़कों में जो है आवाज का क्या होगा? भारीपन आता है। जैसे जैसे किशोर अवस्था में आता है, लड़कों और किशोर की आवाज में क्या भारीपन आता है, वही किशोरी में क्या होता है? आवाज में मधुरता आने लगती है। लड़कों के दाढ़ी मूंछ उगना प्रारंभ हो जाता है, आना प्रारंभ हो जाता है। वहीं लड़कियों की लंबाई जो स्थिर होने लग जाती है। लड़कियों की लंबाई क्या स्थिर हो, किशोर अवस्था में लड़कियों की लंबाई रुक जाती है, आवाज में मधुरता आने लगती है। वहीं लड़कों में क्या होता है? आवाज भारी होती है, चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना प्रारंभ होती है।
लड़कों का जो शारीरिक अंग होते हैं उनमें कठोरता उत्पन्न होती है, वहीं शारीरिक अंगों में क्या आती है, कोमलता आने लगती है। लड़कों के जो अंग होंगे उसमें शारीरिक अंगों में कठोरता उत्पन्न होगी, लड़की के जो अंग होंगे उसमें कोमलता आने लगेगी। लड़कों की जो हृदय धड़कन है वो लगभग 72 प्रति मिनट हो जाती है, वहीं लड़कियों की जो है 69 प्रति मिनट के आसपास रहती है। लड़कों का मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है, वहीं लड़कियों का 1400 ग्राम तक हो जाता है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है, इनमें भी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ता है। तो शारीरिक परिवर्तन की अगर बात करें तो लड़कों में आवाज़ भारी होने लगती है, वहीं लड़कियों में आवाज़ में मधुरता आने लगती है। लड़कों के चेहरों पर दाढ़ी मूंछ आना प्रारंभ होती है, तो लड़कियों की जो लंबाई स्थिर हो जाती है। लड़कों के शारीरिक अंगों में कठोरता उत्पन्न होती है, तो लड़की के या किशोरी के शारीरिक अंगों में कोमलता उत्पन्न होती है। लड़कों की जो है हृदय धड़कन 72 बार प्रति मिनट हो जाती है, वहीं लड़कियों की 69 प्रति मिनट हो जाती है। लड़कों का मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम तक हो जाता है, जबकि लड़कियों के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम तक हो जाता है। और दोनों में एक जो कॉमन बात है वो ये है कि दोनों का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। तो ये थी किशोर और किशोर संबंधी कुछ शारीरिक परिवर्तन जो किशोर अवस्था में हमेशा देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं मानसिक अवस्था से, मानसिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं इस अवस्था में। तो बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। बुद्धि का जो विकास होना है वो लगभग फाइनली स्टेज जो होता है ये होता है, बुद्धि का जो विकास होना इस अवस्था में हो जाता है। स्मृति का तीव्र विकास होता है, कल्पना शक्ति का तीव्र विकास होता है, तर्क और निर्णय करने की जो शक्ति होती है उसमें विकास होता है। बुद्धि का जहाँ अधिक विकास होगा, स्मृति का ऑटोमेटिक विकास होगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा, तर्क एवं निर्णय करने की जो शक्ति होती है उसमें वृद्धि होती है, सोचने की क्षमता बढ़ती है, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, बुद्धि का अधिक से अधिक विकास होता है। मस्तिष्क की क्रियाशीलता तीव्र हो जाती है, मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता होती है, दिमाग जो काम में लेने वाला होता है वो इसमें तीव्र हो जाता है। समस्या समाधान के प्रति रुचि बढ़ने लगती है। यानी मानसिक रूप से जितने भी कार्य होते हैं उन प्रत्येक कार्य में यहाँ क्या होता है, तीव्र विकास होता है, तीव्र वृद्धि होती है। ये थे कुछ मानसिक परिवर्तन। ये था आज का टॉपिक किशोर अवस्था से संबंधित, जिसमें हमने प्रमुख उपनाम व अन्य नाम पर चर्चा की है, अन्य नाम जो है उन पर चर्चा की है। उसके अलावा इनके जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं उस पर चर्चा की है, मानसिक परिवर्तन पर चर्चा की है, और परिभाषाओं में जो मुख्य बात है इनके कथन और परिभाषाएं जो सीधे परीक्षाओं पर उस पर चर्चा की है। आज के इस सेशन की अगर आपको पीडीएफ की आवश्यकता पड़े तो टेलीग्राम में सर्च करें आरजे शिक्षा विजन और ज्वाइन करें, वहाँ आपको आज की पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल पर अगर नए हैं तो यूट्यूब में सर्च करें आरजे शिक्षा विजन, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। मिलते किसी अन्य सेशन में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।